गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने किसान आंदोलन की एक क्लास अपलोड कर दी है और आज किसान आंदोलन में हमारी दूसरी क्लास है। मुख्य रूप से पिछली क्लास में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को काफ़ी डिटेल के साथ में चर्चा किया था, क्योंकि कई बार जो प्रश्न है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर ज़्यादा बने हैं, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा था। सबसे पहले मैं बिजोलिया किसान आंदोलन को एक बार से रिकॉल करता हूं और उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो 1897 से लेकर 1941 तक चला था, जो कि 44 वर्षों तक चला था। अतः हम बिजोलिया के संदर्भ में कह सकते हैं कि ये राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। दूसरी बात, इतने लंबे समय तक चलने के बावजूद भी यहाँ पर कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई, अतः हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन कौन सा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया की लोकेशन के बारे में बात करें तो बिजोलिया मुख्य रूप से मेवाड़ रियासत का भाग था। मेवाड़ में ए श्रेणी के ठिकाने के अंतर्गत बिजोलिया आता था। यहाँ पर जो आंदोलन किया था वो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा किया गया था और आंदोलन करने का मुख्य कारण टैक्स में वृद्धि करना था। यहाँ पर मुख्य रूप से 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। और हम थोड़ा सा बात करें कि बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुए थे वो मुख्य रूप से 3 चरणों में संपन्न हुए। तीनों चरण और उनके नेतृत्वकर्ता हमें याद रहने चाहिए। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम के द्वारा किया गया। द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। और तृतीय चरण 1923 से 1941 तक, जिसका नेतृत्व जमुना लाल बजाज के द्वारा किया गया था। सबसे पहले हमने प्रथम चरण की बात करी थी, जिसमें हमने जाना था कि इस समय जो बिजोलिया ठिकाना था उसके ठिकानेदार थे, जिसका नाम था कृष्ण सिंह, और मेवाड़ के जो महाराणा थे जिसका नाम था फतेह सिंह। किसान काफ़ी परेशान हो चुके थे। तभी गिरधारीपुरा में एक घटना घटी थी गंगाराम जी के यहाँ। गंगाराम के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने मृत्यु भोज का आयोजन किया था। यहीं पर किसानों ने एक सभा बैठाई थी और इसमें एक निर्णय लिया था कि भाई हमें तो महाराणा फतेह सिंह के पास में शिकायत भेजनी चाहिए। तभी 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल शिकायत लेकर महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचे थे उदयपुर में, यानी कि मेवाड़ में। महाराणा फतेह सिंह ने कहा कि भाई हम किसी व्यक्ति को भेजते हैं वहाँ चेक करवाने के लिए, इसलिए महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को इसकी जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था। हामिद हुसैन ने चेक किया और पता लगाया कि वास्तव में इन्होंने टैक्स में वृद्धि की है, इसलिए उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो किसानों के पक्ष में प्रस्तुत की। जब इस बात का पता ठाकुर कृष्ण सिंह को लगा कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने हमारी शिकायत की है, इसलिए उन्होंने नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को देश निकाला दे दिया, अर्थात ठिकाने से बाहर निकाल दिया। 1903 में किसानों पर इन्होंने एक कर भी लगाया था जिसका नाम था चौवरी कर। चौवरी कर लड़की के विवाह पर 5 रुपये मतलब ठिकानेदार को देने पड़ते थे, यानी कि किसानों से एक लड़की के विवाह पे भी 5 रुपये का कर लिया जाता था, जिसे हम चौवरी कर कहते हैं। उसके बाद में 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1906 में नए जो ठिकानेदार बने थे उसका नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने एक नया टैक्स लगाया था जिसका नाम था तलवार बंधाई कर, यह भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में 1914 में नए ठिकानेदार केसरी सिंह बने। केसरी सिंह अल्पायु होने के कारण महाराणा फतेह सिंह ने उनके संरक्षक के रूप में अमर सिंह राणावत को नियुक्त कर दिया था। अमर सिंह राणावत ने थोड़ा बहुत भूमि टैक्स में कमी की थी, यानी कि 50% से घटाकर 33% कर दिया था, लेकिन उन्होंने किसानों के ऊपर एक युद्ध कर लगा दिया था। बाद में साधु सीताराम भी इस आंदोलन से जुड़ चुके थे और मतलब आंदोलनकारियों को एक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी मिल गया था, क्योंकि साधु सीताराम एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने अपना पद त्याग दिया था और किसानों के साथ में जुट गए थे। साधु सीताराम विद्या प्रचारणी सभा के सदस्य थे और विद्या प्रचारणी सभा को चला रहे थे हरि भाई किंकर। विद्या प्रचारणी सभा की चित्तौड़ बैठक में वो एक व्यक्ति से भी मिले थे जिसका नाम था विजय सिंह पथिक, और इसी के साथ में कड़ी जुड़ती गई और द्वितीय चरण की शुरुआत हो गई। द्वितीय चरण 1916 से 1923 में हुआ, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया।
विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपको याद रखना चाहिए, इसका मूल नाम था भूप सिंह, क्योंकि विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल में थे और टोडगढ़ जेल में जब थे तो वो वहाँ से फरार हो गए थे। जैसे ही वो टोडगढ़ जेल में से फरार हुए तो उन्होंने अपना नाम भूप सिंह से चेंज करके क्या कर लिया था, विजय सिंह पथिक कर लिया था, जिसकी बात हम कर चुके हैं। विजय सिंह पथिक ने एक नया टर्न लाया इसमें, और उन्होंने एक व्यक्ति के साथ में मुलाकात की जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। इस गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक एक समाचार पत्र निकाला था। ये प्रताप नामक समाचार पत्र एक ऐसा समाचार पत्र था जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। इधर 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड के भी गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष मन्ना लाल पटेल को बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे बात करी, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्र भी यहाँ पर निकाले गए थे जिसका हमें पता होना चाहिए। 1920 में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वर्धा यानी कि महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। बाल गंगाधर तिलक ने पूना से एक मराठा समाचार पत्र निकाला था जो कि अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही एक केसरी समाचार पत्र निकाला था जो कि मराठी भाषा में था। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने आपको गीत बताए थे, जिनमें से एक गीत बताया था पंछीड़ा गीत और दूसरा बताया था झंडा गीत। पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था और झंडा गीत विजय सिंह पथिक के द्वारा गाया गया था। तो दोनों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक के आग्रह पर माणिक्यलाल वर्मा भी बिजोलिया किसान आंदोलन में सहयोगी बन चुके थे। अगर हम थोड़ी सी बात करें माणिक्यलाल वर्मा की, कि ये मुख्य रूप से अध्यापक के पद पर नौकरी कर रहे थे बिजोलिया में। उन्होंने अपने अध्यापक के पद से त्यागपत्र दे दिया था और किसानों के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ गए थे। विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र और भी निकाला था जिसका नाम था ऊपरमाल डंका या ऊपरमाल डंको समाचार पत्र। मतलब इतने समाचार पत्रों में इसकी खबर दिन प्रतिदिन आने लगी थी। तो मतलब महाराणा फतेह सिंह को ये इस बात का पता चल गया था कि भी अब कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसलिए महाराणा फतेह सिंह ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जिसमें 3 सदस्य थे। उसके बाद में 1920 में एक 3 सदस्यीय गठन मतलब एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन और भी किया था, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। तभी 1922 में एक एजीजे आए थे जिसका नाम था हॉलैंड। इस हॉलैंड ने ये कहा था कि 84 में से 35 कर को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये समाप्त तब तक नहीं हुए। बाद में तीसरे चरण की शुरुआत हो गई, क्योंकि द्वितीय चरण में ही 1923 को विजय सिंह पथिक को अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। तीसरे चरण की शुरुआत मुख्य रूप से 1923 से ही हो जाती है, क्योंकि विजय सिंह पथिक को तो जेल में डाल दिया था। तभी 1923 में ही एक व्यक्ति आए जिसका नाम था जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज 1923 से लेकर 1941 तक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इस आंदोलन की जो जांच है वो गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई के द्वारा भी कराई गई थी, लेकिन इसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। आखिर में धीरे धीरे बात करें तो ये आंदोलन गति पकड़ रहा था। तभी एजीजे हॉलैंड की जो घटना थी, जो घोषणा थी, उसके बारे में याद दिलाया गया। बाद में इनके बीच में समझौता हो गया। 84 में से 35 जो कर थे वो माफ़ कर दिए गए। इस प्रकार से ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया था। इसके अलावा हमने लास्ट में बात करी थी तुलसी भील की और कुछ महिलाओं की, जैसे रमा देवी, अंजना देवी, नारायणी देवी, जानकी देवी। इनका संबंध किस से है तो हम बताएंगे बिजोलिया से, ठीक है। तो लगभग 9-10 मिनट में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की एक समरी प्रस्तुत करी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन की। अब हम बात करते हैं दूसरा किसान आंदोलन जिसका नाम है बेंगू किसान आंदोलन। आप हेडिंग लगा सकते हैं बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा तो बिजोलिया में से प्रश्न बनते हैं, उसके बाद में बेंगू से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बेंगू की लोकेशन को चेक करते हैं। देखिए, बेंगू पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर पड़ता है?
चित्तौड़गढ़ में। ये हमारा राजस्थान था और यहाँ पर हमारा था चित्तौड़गढ़। ये जो पूरा एरिया आता था, मैंने कहा कौन सी रियासत के अंडर में आता था? मेवाड़ रियासत में आता था। ठीक है, मान लीजिए ये मेवाड़ रियासत है, यहाँ पर राजा है कौन? फतेह सिंह। बताइए यहाँ पे भी महाराणा कौन ही होंगे? फतेह सिंह ही होंगे, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। यहाँ पर मुख्य रूप से हम बात करें मेवाड़ में तो कुल 16 प्रकार के ए ग्रेड के ठिकाने थे, यानी कि ए श्रेणी के कुल 16 ठिकाने थे, जिसमें से एक ठिकाने के महत्वपूर्ण हम बात कर चुके हैं, बिजोलिया, और दूसरा ठिकाने की हम बात करेंगे आज बेंगू की। बेंगू की लोकेशन है ये पड़ता है बेंगू। बेंगू पड़ता है चित्तौड़ में। तो सबसे पहले तो हमें लोकेशन पता होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ के जो ठाकुर थे उसका नाम क्या था, यानी कि बेंगू में जो ठिकानेदार थे उसका नाम क्या था। तो यहाँ के जो ठिकानेदार थे उसका नाम था ठाकुर अनूप सिंह। अनूप सिंह, ठीक है। महाराणा की बात करें तो मेवाड़ में महाराणा बताइए कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। ठीक है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से हम बात करें, एक सक्रिय आयोग भी चल रहा था जिसका नाम था, एक संगठन चल रहा था मुख्य रूप से, तो उसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ, यानी कि लाइन लगा कर अगर लिखना चाहे तो हम लिखेंगे कि इस आंदोलन में सक्रिय संगठन के रूप में राजस्थान सेवा संघ कार्यरत था, है ना। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेंगू किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है, इस आंदोलन में सक्रिय संगठन कौन सा था? तो हम बताएंगे राजस्थान सेवा संघ। 1922 में, मतलब ऐसा कहें कि यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया। 1922 में जो यहाँ के ठाकुर थे जिसका नाम था ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ, इनके बीच में समझौता हो गया। जिसे महाराणा फतेह सिंह ने क्या कहा था? बोल्शेविक की संज्ञा दी थी। बोल्शेविक कहा था। देखिए, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर इतनी डिटेल से हम सारे आंदोलन को करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा किसान आंदोलनों में। हमें बेंगू किसान आंदोलन के बारे में सबसे पहले लोकेशन पता होना चाहिए, चित्तौड़। अगर इसकी डेट भी याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। 1921 से लेकर 1923 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है। बेंगू कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। उस समय मेवाड़ रियासत में पड़ता था। तो मेवाड़ के महाराणा कौन? फतेह सिंह। इस ठिकाने के ठिकानेदार कौन? ठाकुर अनूप सिंह। ठीक है। इस आंदोलन में सक्रिय संगठन के रूप में कौन काम कर रहा था? राजस्थान सेवा संघ कार्य कर रहा था। 1922 में ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में समझौता हो गया था, जिसे महाराणा फतेह सिंह ने बोल्शेविक की संज्ञा दी थी। इतना तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी, इसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जीसी ट्रेंच। जीसी ट्रेंच कौन था? अंग्रेज अधिकारी। इस अंग्रेज अधिकारी को यहाँ की रिपोर्ट के लिए भेजा गया था कि भी रिपोर्ट यहाँ पर एक जांच करिए
और बताइए कि ये जो टैक्स है यहाँ पर लगाए गए हैं वो जायज़ हैं क्या। मतलब जितने भी यहाँ किसान आंदोलन हुए ना, उनका कारण तो आप एक ही मान के चलना है। कौन सा कारण? टैक्स, है ना। टैक्स में वृद्धि तो कारण फैक्ट है। तो कुछ जगह जैसे अलवर में अलग कारण हुआ था, तो कुछ जगह अलग भी कारण हुए थे, हम उनकी अलग से भी बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे मान के चलिए कि किसान आंदोलन करेंगे तो ज़्यादातर जो मामला रहेगा वो टैक्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी टैक्स में वृद्धि की गई थी ठाकुर अनूप सिंह के द्वारा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपके पास स्पेस हो। वैसे तो ये जो स्थान पड़ता है बेंगू, ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था। इस आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र था मेनाल। मेनाल पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है। इस आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र मेनाल भीलवाड़ा था, यानी कि यहाँ से मुख्य रूप से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मेनाल से। एक व्यक्ति थे ट्रेंच, जिसको ये जांच करने के लिए भेजा था कि भाई देखो कि वहाँ पर टैक्स जो लगाए हैं वास्तव में सही है कि नहीं है। इस ट्रेंच अधिकारी ने जो अपनी जांच थी इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस जांच रिपोर्ट में ये बताया कि जितने भी टैक्स लगाए गए हैं वो सब कैसे हैं, बिल्कुल जायज़ है, यानी कि बिल्कुल सही लगाए हैं भाई। क्योंकि मुख्य रूप से इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो किसके फेवर में की थी, वो अनूप सिंह के फेवर में की थी। क्योंकि टैक्स को सही बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ठिकानेदारी का साथ दे रहा है। अगर ऐसा कहता कि भाई टैक्स गलत लगाए हैं तो फिर किसका साथ होता, बताइए। तो अगर ऐसा कहता कि भाई टैक्स जो लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो इसका मतलब ये किसानों के पक्ष में था। जैसे हमने पिछले बिजोलिया में बात करी थी हामिद हुसैन की। हामिद हुसैन को भेजा गया था जांच करने के लिए महाराणा फतेह सिंह के द्वारा कि भाई देखो कि वहाँ जाके टैक्स लिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो हामिद हुसैन ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी कि भाई जो किसानों से जो टैक्स लिए जा रहे हैं वो गलत लिए जा रहे हैं, है ना। उनकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, तो वो तो रिपोर्ट थी किसानों के पक्ष में। लेकिन यहाँ पर ट्रेंच ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उन्होंने ऐसा कहा कि जो टैक्स लिए जा रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, अर्थात इन्होंने अपने रिपोर्ट को ठाकुर अनूप सिंह के फेवर में दिया था। किसानों को बहुत बुरा लगा कि यार ये तो बहुत बेकार आदमी, है ना, जांच करने के लिए आया और ऐसा कह रहा है कि टैक्स बिल्कुल सही लगाए हैं। किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। एक स्थान पड़ता है जिसका नाम था गोविंदपुरा। गोविंदपुरा में किसानों ने क्या किया था बताइए, एक मीटिंग का आयोजन किया, एक सभा का आयोजन किया। डेट है 13 जुलाई 1923। डेट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 जुलाई 1923। किसानों ने सभा आयोजित कर रखी थी। तभी इस बात का पता चला ट्रेंच को। ट्रेंच ने इसके ऊपर सीधी फायरिंग करा दी जितने भी लोग थे उन सब पर। मुख्य रूप से इसमें 2 किसान जो थे वो शहीद हुए थे, जिनका नाम था रूपाजी धाकड़। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा थोड़ा सा, हाँ देखिए, गोविंदपुरा में जो घटना हुई थी 13 जुलाई 1923 को हुई थी। यहाँ पर ट्रेंच के द्वारा आक्रमण किया गया था, यहाँ पर फायरिंग कराई गई थी जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे। इन दोनों किसानों को आपको ध्यान रखना है, 2 किसान शहीद हुए थे। एक का नाम था रूपाजी धाकड़ और दूसरे का नाम था कृपाजी धाकड़।
ठीक है, यहाँ पर भी बताइए किस जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया था। मुख्य रूप से 2 किसान शहीद हुए, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। इस कांड को कहा गया गोविंदपुरा कांड, यानी कि इसे हम कह सकते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड, क्योंकि 2 लोगों की क्या हो गई थी, यहाँ पर हत्या हो चुकी थी। आपसे पूछा जा सकता है सीधा प्रश्न कि गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो हम बताएंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरा प्रश्न, गोविंदपुरा हत्याकांड की डेट पूछ सकता है आप लोगों से, तो 13 जुलाई 1923। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ के संदर्भ में कि रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेंगू किसान आंदोलन से। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हुए थे। ठीक है, बाद में विजय सिंह पथिक से निवेदन किया गया था और विजय सिंह पथिक आए भी थे। विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था और बाद में आंदोलन मतलब जो टैक्स थे उनमें कमी कर दी गई थी और इस प्रकार से ये जो आंदोलन था ये समाप्त हो गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा जो हम बात करते हैं वो था अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ डेट की बात करें तो 1922 से लेकर 1925। ठीक है, दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि अलवर किसान आंदोलन हुआ था, इस समय उसके यहाँ के तत्कालीन महाराजा कौन थे? तो महाराजा का नाम था जय सिंह। महाराजा जय सिंह। ठीक है, यहाँ पर आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो कारण एक विशेष कारण था। देखिए वैसे तो 2 कारण थे, एक कारण तो मैंने कहा कि सिमिलर चलेगा सभी जगह। कौन सा कारण? कि यहाँ पर टैक्स में क्या कर दी गई थी? कर में वृद्धि कर दी गई थी। तो कर वृद्धि तो आपको चलेगा ही, लास्ट तक चलेगा, है ना। दूसरा यहाँ पर जो एक कारण और था, जंगली सूअर। जंगली सूअर को मारने पर प्रतिबंध। देखिए क्या घटना थी कि जंगली सूअर थे ना, वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे। ये क्या करते, किसी भी फसल में घुस जाते और उस फसल को बर्बाद कर देते थे। तभी किसान आक्रोश में आए। अब चूँकि किसानों की खड़ी जो फसल थी ना उन पे ही बोली लगा दी जाती थी, है ना, टैक्स लगा देते थे, जिसे हम लाटा कुत्ता पद्धति पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें खड़ी फसल पर यह अनुमान लगा दिया जाता था कि भाई आपकी 15 मन सरसों होगी तो हमारा 2 मन का टैक्स दे दीजिए, या 3 मन हमारा टैक्स हो गया वो दे दीजिए। अब चाहे तो किसान के 8 मन हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उनको कोई मतलब नहीं है। अब किसान की खड़ी फसल पर तो टैक्स ले लिया, है ना, और बाद में हमने कहा कि जंगली जो सूअर हैं ना वो इनकी फसल में घुस जाते थे और उनको बर्बाद कर रहे थे। अब बताइए टैक्स भी देना, क्योंकि वो तो पहले ही माप कर चले गए कि भाई आपको तो 3 मन सरसों देनी है ना, चले गए वो तो। अब वो तो लेने के टाइम पे ही आएंगे चाहे उनके लिए कितनी हो। अब किसानों को तो उनको टैक्स देना है ना, तो किसानों की फसल जब बर्बाद हो जाएगी तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? इसलिए किसानों ने आंदोलन कर दिया कि जंगली सूअर है ना इनको मार दिया जाए। लेकिन महाराणा जय सिंह ने इन पर मारने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था कि नहीं, जंगली सूअर को हम नहीं मारने देंगे। इसी से लेकर मतलब किसानों ने क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नीमूचाणा। एक नाम आपने सुना होगा, नीमूचना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नीमूचना हत्याकांड। कई हत्याकांड आएंगे इसमें किसान आंदोलन के दौरान, तो सभी किसान आंदोलन के हत्याकांड हमें पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो हत्याकांड है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, इनकी डेट पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक साइड में हत्याकांड देता है और दूसरी साइड में इनकी डेट दे देता है, और हमें सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या एक तरफ तो हत्याकांड देगा और दूसरी तरफ इनके क्या दे देगा, आंदोलन दे देगा
कि यह हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करें नीमूचण हत्याकांड। नीमूचण हत्याकांड हुआ था 14 मई को, 14 मई 1925 को। नीमूचणा की लोकेशन पता करते हैं तो हमें पता है कि नीमूचणा पड़ता है अलवर में, ठीक है। अलवर में जो हमारा ये बानसूर है, इस बानसूर में, ये बानसूर तहसील में ये नीमूचणा आता है, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो हत्याकांड करवाने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था छज्जू सिंह। छज्जू सिंह, इस छज्जू सिंह को मोस्टली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुख्य रूप से नीमूचणा हत्याकांड में लगभग 700 किसान, कितने किसान, लगभग 700 किसान शहीद हुए थे, ठीक है। ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है जलियांवाला बाग में, ठीक है। जलियांवाला बाग में बताइए किसने ऐसी घटना करी थी, जनरल डायर ने। जनरल डायर ने किसानों की सभा थी और उसके ऊपर क्या करा दी थी, फायरिंग करवा दी थी, जिसमें बहुत सारे किसान मारे गए थे। इसी प्रकार से नीमूचणा में भी हुआ था। नीमूचणा में फायरिंग किसने करवाई है, छज्जू सिंह ने कराई है। इसलिए छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है, इसलिए छज्जू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। राजस्थान का जनरल डायर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ले रहा हूँ, क्योंकि वैसे हमें फैक्ट पता होना चाहिए, है ना। कहानी बहुत लंबी है, तो लंबी कहानी खींचने से फ़ायदा नहीं है। हमें केवल जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पता होना चाहिए कि नीमूचणा में हत्याकांड हुआ और इस हत्याकांड में कितने शहीद, लगभग 700 किसान शहीद हुए। हत्याकांड में फायरिंग किसने करवाई, छज्जू सिंह ने कराई। इसलिए छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है, राजस्थान में या राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रियासत है अलवर, यहाँ पर नीमूचणा जो हत्याकांड था, इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें एक समाचार पत्र जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया समाचार पत्र बताइए किसका था, गांधी जी का था। यानी कि गांधी जी के यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर साइट की संज्ञा दी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब काफ़ी भीषण जो अटैक हुआ था ये किया गया था यहाँ पर छज्जू सिंह के द्वारा। अब हम बात करते हैं आगे। वैसे तो अगर हम बात करें यहाँ पर बाद में जो हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद में, मतलब जो व्यक्ति थे जय सिंह, वो थोड़ा सा डाउन आ गए थे। उन्होंने सोचा कि भैया तो ऐसे तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। बाद में टैक्स में थोड़ी सी कमी की गई थी और ऐसा कहा कि भाई जिसके भी खेत में जंगली सुअर जा रहे हैं ना, वो जंगली सुअरों को मार दो। यानी कि कहने का मतलब जंगली सुअरों को मारने की छूट भी दे दी गई थी और इसी के साथ ही ये आंदोलन भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अगर हम बात करें आगे तो एक किसान आंदोलन और आता है जिसका नाम है मेवात किसान आंदोलन या मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन, देखिए ये क्षेत्र पड़ता है अलवर। यहाँ पर मेव जाति का अधिकांश बहुमूल्य होने के कारण इसे क्या कहा गया, मेवात कहा गया। और यहाँ पर जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किए, इसलिए इन किसान आंदोलन को कहा गया मेव किसान आंदोलन, ठीक है। कहाँ पर हुए बताइए, अलवर। सबसे पहले लोकेशन कहाँ पर हुआ, अलवर में हुआ। अगर इसकी डेट की बात करी जाए तो 1923 से लेकर 1932 तक हुआ। इनको उल्टा कर देना, बस 23 को उल्टा कर दीजिए, कितना हो गया 32। अगर हम बात करें तत्कालीन महाराणा,
तो महाराणा अलवर के कौन ही थे बताइए? जय सिंह। अलवर के महाराणा कौन? जय सिंह। यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा कारण की, तो यहाँ पर किसानों ने जो आंदोलन किया इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो कारण था टैक्स में वृद्धि, ये तो सभी जगह रहेगा, कॉमन है, टैक्स में वृद्धि। दूसरा, ये जो जय सिंह था ये हिंदुओं के फेवर में ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने कुरान की शिक्षा पर पाबंदी लगा दी थी। यानी कि यहाँ जो प्रमुख कारण था वो था कुरान की शिक्षा पर रोक, कुरान की शिक्षा पर रोक लगाना। अब चूँकि आप जानते ही हैं इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन ही थे? मेव थे, ठीक है। और अगर इस क्षेत्र में कुरान पे ही पाबंदी लगा दी जाएगी तो बताइए मेव आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि मेव किसान आंदोलन अलवर में हुआ, 1923 से 1932 के मध्य हुआ। उस समय यहाँ के महाराणा जय सिंह थे। मुख्य कारण था कुरान की शिक्षा पर रोक लगाना, ठीक है। कुरान की शिक्षा पर जैसे ही रोक लगाई तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होने स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगों का जो नेतृत्व किया था वो व्यक्ति भी आपको ध्यान रखने हैं। एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद खां। अब चूँकि कुरान के शिक्षा पर रोक के विरोध में ये आंदोलन कर रहे हैं इसलिए मुसलमान ही होंगे दोनों। एक तो नाम था मोहम्मद खां और दूसरे व्यक्ति का नाम था यासीन खां। इन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें इस आंदोलन के दौरान जो अलवर के महाराणा थे जय सिंह, इसको देश निकाला दे दिया था अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि जय सिंह, मैंने कहा था कि जय सिंह हिंदुओं के फेवर में थे। जय सिंह एक तो क्या कर रहे थे कि हिंदुओं की तरफ ज़्यादा थे, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम लोगों से चिढ़ रहे थे थोड़े से। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीके से जैसा कि हमें पता है कि कुरान की शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी इन्होंने, इसलिए इसे साफ प्रतीत हो रहा था। ये बात पता चली अंग्रेज़ों को कि भाई है ना, महाराणा जो थे जय सिंह ये स्वदेशी वस्त्रों को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, यानी कि जो विदेशी वस्तुएं थी उन पर पाबंदी लगा रहे थे अपनी रियासत में। तो जैसे इन्होंने पता चला तो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने अलवर के महाराणा कौन थे? जय सिंह, इस जय सिंह को देश निकाला दे दिया था, देश से बाहर निकाल दिया था। बाद में ये पेरिस गए और पेरिस में जाके इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई। तो इस बात को भी हमें विशेष रूप से बात पता होना चाहिए, तो मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने महाराजा जय सिंह को देश से निकाल दिया था, या कहें देश निकाला दे दिया था। क्योंकि इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर या इनके उपयोग पर क्या दिया था? बल दिया था, ठीक है। बाद में 1937 के अंतर्गत ये कहाँ चले गए थे? पेरिस में चले गए, मतलब पेरिस में विदेश चले गए थे। और 1937 में पेरिस में इनकी क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये तो चली गए थे महाराणा कौन, जय सिंह। जय सिंह तो देश निकाला दे दिया था, तो जय सिंह को जब देश निकाला दिया गया तो अलवर के दूसरे महाराणा कौन बने ना, दूसरे शासक कौन बने उसके बाद, तो हमें याद रखना है। इसके बाद जो शासक बने थे वो बने थे तेज सिंह। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। वैसे इसके बाद में हम बात करते हैं बूंदी किसान की। देखिए अभी टाइम बच रहा है थोड़ा सा, तो नेक्स्ट चल रहा है अपना कौन सा, 5वां, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, एक एक दो बातें याद रख लीजिए। किसान आंदोलन, अगर किसान आंदोलन का कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बूंदी किसान आंदोलन की हम बात करें तो 1922 से लेकर 1927 तक ये आंदोलन चला था, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो कारण था किसान आंदोलन का तो वो एक ही था, कौन सा, टैक्स लगाया गया था, अत्यधिक लाग बाग थी। यहाँ पर जो नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता बूंदी में नेतृत्वकर्ता वो कौन थे, उसका नाम था पंडित नैनूराम शर्मा। ये प्रजामंडल में भी आएंगे अभी, नैनूराम शर्मा। और यहाँ पर जो सक्रिय संगठन था उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, वो कौन था, राजस्थान सेवा संघ था। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ। बूंदी में एक स्थान पड़ता है बरड़, यहीं से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र, या इस आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र बरड़। बरड़ कहाँ पर पड़ता है, बूंदी में। प्रारंभिक केंद्र बरड़ था। एक हमें ये बात पता होना चाहिए। अब हम बात करें थोड़ा सा, यहाँ पर एक समाचार पत्र की भी चर्चा की गई है, देखिए बूंदी में, जिसका नाम है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र में, तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस आंदोलन की चर्चा की गई, यानी कि इसका जो प्रचार प्रसार है उसको करने के लिए कौन से समाचार पत्र का सहयोग किया गया, तरुण समाचार पत्र। ठीक है, यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था। जब बूंदी की चर्चा कर रहे हैं तो डाबी का नाम नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। डाबी हत्याकांड, तो वही बात, डाबी हत्याकांड की डेट हमें पता होना चाहिए, 2 अप्रैल 1923। डाबी हत्याकांड, डाबी कहाँ पर पड़ता है बताइए, बूंदी में पड़ता है। ठीक है, वही बात कि यहाँ पर भी किसान क्या हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे और सभा चल रही थी। इस सभा में मुख्य रूप से एक पुलिस अधिकारी थे जिसका नाम था इकराम हुसैन। इकराम हुसैन, इस पुलिस अधिकारी ने यहाँ पर अटैक किया था किसानों के ऊपर, और यहाँ पर भी काफ़ी जो किसान थे वो घायल हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से 2 किसान शहीद हुए थे यहाँ पर। इन 2 किसानों का भी नाम आपको याद रखना है, 2 किसान शहीद हुए थे, दोनों किसानों का नाम अपने को ध्यान रखना है। एक व्यक्ति का नाम था नानक भील, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भाई, नानक भील का संबंध डाबी हत्याकांड से है। ठीक है, और कौन से किसान आंदोलन से है, बूंदी किसान आंदोलन से है। नानक भील एक तो, और दूसरा कौन था, उसका नाम था देवालाल गुज्जर। नानक भील और
देवालाल गुज्जर क्या हो गए थे, यहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है। अटैक किसने किया था, यानी कि इन्होंने गोलीबारी की थी या गोली कांड किया था, ठीक है, किसानों के ऊपर, जिसका नाम था इकराम हुसैन। इसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से हम बात करें, उसके बाद में जैसे ही अटैक हुआ, इसका काफ़ी दिनों तक विरोध भी चलता हुआ, विरोध चलता रहा। और जो यहाँ पर संगठन सक्रिय था, जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ, इन्होंने इसको काफ़ी ज़ोर और शोर से उठाया था। बाद में राजस्थान सेवा संघ का विघटन हो गया था और बूंदी में जो किसान आंदोलन था वो रियासत को शासकों के विरुद्ध नहीं होकर मुख्य रूप से ये प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध था। इस बात को आप ध्यान रखें। मुख्य रूप से तो आप ऐसा ही ध्यान रखें कि जब भी बूंदी किसान आंदोलन को आप पढ़ेंगे तो हमें 3-4 बातें पता होना चाहिए। एक तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था और इसका जो प्रारंभिक बिंदु था या प्रारंभिक केंद्र था वो बरड़ था। यहाँ पर तरुण राजस्थान में इसको प्रकाशित किया गया था। और डाबी हत्याकांड को मोस्ट ऑफ ध्यान रखें आप। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने गोलीबारी की थी और 2 किसान शहीद, नानक भील और देवालाल गुज्जर। ठीक है। इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यहीं पे संपन्न होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।